नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में घिरी मोदी सरकार की वक्फ बिल को लेकर बढ़ते विरोध की। देखेंगे रायसीना डायलॉग में किन मुद्दों पर होगी बात। पॉडकास्ट में बयान देकर क्यों विपक्ष के निशाने पर आए पीएम मोदी। जानेंगे बिहार विधानसभा में कैसे घिरी नीतीश की सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। कैग नियुक्ति समिति में सीजीआई को शामिल करने का है मामला। एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी का इस्तीफा खारिज। सिख संगठन के मुख्य सेवादार किया नियुक्त। सेवाएं तुरंत बहाल करने की अपील की। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने केसीआर को विधानसभा में आने के लिए दी चुनौती। कहा उनके पापों का काला चिट्ठा तैयार है, सभी के सामने पेश करूंगा। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 341 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 74,170 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 112 अंकों की बढ़त के साथ 22,510 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के बजट सत्र में एक बार फिर मतदाता सूची में धांधली का मुद्दा उठा। राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के सांसदों की तरफ से इस पर चर्चा की मांग की गई। इसके साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का मुद्दा भी सदन में उठाया गया, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। तो आखिर क्यों संसद में मुश्किल में घिरी मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष सरकार पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष देश की सुरक्षा से लेकर लोकतंत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठा रहा है, लेकिन मोदी सरकार उन पर चर्चा को तैयार ही नहीं हो रही। इस बीच एक बार फिर कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों के सांसदों ने राज्यसभा में वोटर लिस्ट और डुप्लीकेट वोटर आईडी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन की दिन भर की कार्यवाही रोकी जाए और इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने भी लोकसभा में कहा था कि वोटिंग लिस्ट बनाने का काम सरकार का नहीं है, लेकिन इस पर सदन में चर्चा जरूर हो सकती है। ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी की मांग सरकार ने नहीं मानी थी। इसके अलावा डीएमके के पी विल्सन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वी शिवदासान ने दक्षिणी राज्यों में प्रस्तावित परिसीमन के बारे में चिंताओं पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिए थे। इसे लेकर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि नियम 267 के तहत 10 नोटिस मिले हैं, लेकिन उन्होंने सभी नोटिस खारिज कर दिए हैं। इसके विरोध में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। वोटिंग लिस्ट के अलावा सैटेलाइट इंटरनेट का मामला भी सदन में उठा। सीपीआई के संतोष कुमार ने देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने के लिए देश की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की ओर से एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ करार के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इस बीच लोकसभा में रेलवे की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कोई सार्वजनिक उपक्रम वेंटिलेटर पर हो तब इंस्टाग्राम रील बनाने से कुछ नहीं होता। ये सरकार के खराब प्रबंधन का असर है। उन्होंने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए जिसमें कहा गया था कि रेल बजट में अभूतपूर्व बदलाव किए गए, जबकि ये गलत है। सच तो ये है कि ये फेल बजट है। मौजूदा सरकार यही नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि हर विकास 2014 के बाद हुआ, जबकि सच तो ये है कि 2014 के बाद से ही हर क्षेत्र की स्थिति खराब होती जा रही है। साफ है, संसद के बजट सत्र में सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। संसद में वोटिंग लिस्ट पर फिर से घमासान देखने को मिल रहा है, तो विवाद वक्फ बिल को लेकर भी थमता नहीं दिख रहा है। मुस्लिम संगठनों समेत पूरा विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार इसे संसद में पेश करने की तैयारी में है। जेपीसी से मिले मंजूरी के बाद कैबिनेट ने भी इस पर मोहर लगा दी है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों ने अपना विरोध तेज करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने इस बिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तो क्या कुछ हुआ इस दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के वक्फ बिल में संशोधन के प्रस्ताव के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। सरकार संसद के बजट सत्र में इस बिल को पेश करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले ही मुस्लिम संगठनों ने मोदी सरकार के इस बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर मोर्चा खोल दिया है और उन्हें बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी माने जाने वाली पार्टी जेडीयू का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। 17 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB के आह्वान पर कई मुस्लिम संगठनों ने जंतर मंतर पर महाधरना प्रदर्शन किया। उन्होंने इस बिल को असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया।
मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अप्रत्यक्ष तौर पर राज्य का नियंत्रण बढ़ा सकता है, जिससे समुदाय को नुकसान हो सकता है। AMPLB के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह ने कहा कि हमारी ये लड़ाई सिर्फ वक्फ के बचाव की ही नहीं है, संविधान को बचाने, जुल्म, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई है। इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ेंगे। जोर जबरदस्ती से कानून पारित होता है तो उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। उनका कहना है कि अगर बिल पारित हुआ तो किसान आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन होगा। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो वक्फ संशोधन बिल को वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश ही बता दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो इस बिल को वापस ले। मुस्लिम नेताओं ने इसे मुस्लिमों की बर्बादी का बिल बताया है। इस बीच बिल के बढ़ते विरोध को देखते हुए JDU और TDP भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर JDU के लिए वक्फ बिल का समर्थन भारी पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी के कई नेता बिल का विरोध कर रहे हैं। नीतीश को भी इस बात की चिंता है कि अगर वक्फ बिल का समर्थन करेंगे तो बिहार में अल्पसंख्यक मतदाता पूरी तरह से उनसे दूर हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के लिए संसद से इस बिल को पास कराना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वक्फ बिल के बढ़ते विरोध ने बीजेपी के सहयोगियों को मुश्किल में फंसा दिया है। एक तरफ वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी हो रही है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आगाज हो गया है। दिल्ली में PM मोदी ने 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। न्यूजीलैंड, अमेरिका समेत तमाम देशों के लीडर्स इस डायलॉग में शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर भी चर्चा की जा सकती है। तो किन अहम मुद्दों पर होगी बात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। PM मोदी ने 10वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय बैठक में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गबार्ड, एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री समेत 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। जहां दिन के शुरुआत में इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने PM मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने को लेकर सहमत हुए हैं। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, आर्थिक साझेदारी और निवेश बढ़ाने पर सहमति जताई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की बैठक के दौरान भारत ने अमेरिका में खालिस्तानी संगठन SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस की तरफ से की जा रही भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया और कार्रवाई की मांग की। इस सम्मेलन में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से दुनिया भर में जो उथल-पुथल मची हुई है, उस पर विश्व नेताओं का क्या रुख रहता है। आपको बता दें कि 2016 में शांग्रीला डायलॉग की तर्ज पर रायसीना डायलॉग की शुरुआत हुई थी। शांग्रीला रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन है, लेकिन रायसीना में अलग-अलग देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF मिलकर इसका आयोजन करते हैं। और क्योंकि विदेश मंत्रालय का ऑफिस रायसीना हिल्स पर है, इसलिए इसे रायसीना डायलॉग कहा जाता है। ये दुनिया भर के नेताओं और नीति निर्माताओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सके। इस बार इसका विषय कालचक्र यानी समय का पहिया रखा गया है। रायसीना डायलॉग से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मेजबानी में दुनिया भर के खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन भी शुरू हुआ। इसमें 28 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें ग्लोबल खुफिया शेयरिंग तंत्र, इमिग्रेशन समस्या और प्रत्यर्पण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। यानी दिल्ली फिलहाल विश्व के नेताओं का मंच बना हुआ है। रायसीना डायलॉग उस समय हो रहा है जब दुनिया में कई विवाद चल रहे हैं। वैसे विवाद इस समय PM मोदी के पॉडकास्ट को लेकर भी हो रहा है। PM मोदी एक पॉडकास्ट में ऐसा कुछ कह गए हैं जिस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। तो आखिर ऐसा क्या बोल गए हैं PM मोदी जिस पर विपक्ष हुआ है हमलावर? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। PM मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने RSS, हिंदू राष्ट्र, महात्मा गांधी, गुजरात हिंसा पर बात की तो वैश्विक संस्थानों की असफलता पर भी अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की, लेकिन PM के जवाब अब सवालों में आ गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी केवल डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए बात करते हैं। वो बार बार अपने दोस्त के सुर में सुर मिला रहे हैं। उन्होंने कहा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप की भाषा है। डोनाल्ड ट्रंप भी वैश्विक संस्थाओं को अप्रासंगिक बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या WHO और WTO भारत के लिए अच्छा नहीं है? क्या जलवायु परिवर्तन पर पेरिस का समझौता भारत के लिए सही नहीं है? तमाम कमजोरियों के बाद भी क्या UN ने भारतीय शांति दूतों को मौका नहीं दिया है? उन्होंने कहा कि सुधार की गुंजाइश है, लेकिन PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के वैश्विक संगठनों की निंदा नहीं कर सकते। जयराम रमेश ने PM मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि करीब 1 साल पहले उन्होंने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था।
अब वो कह रहे हैं कि वो 1+1 के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, एक मोदी और दूसरा दैवी है। पीएम ऐसी बातें तब कर रहे हैं जब अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, पड़ोसी देश अशांत हैं और वैश्विक व्यवस्था लगातार अस्थिर होती जा रही है। रमेश ने कहा कि न्यूनतम आत्ममुग्धता, अधिकतम सुशासन होनी चाहिए। वैसे बता दें कि 3 घंटे से लंबे इस पॉडकास्ट पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। पीएम के इस पॉडकास्ट की देश भर में चर्चा चल रही है, तो चर्चा इस वक्त बिहार की सुरक्षा को लेकर भी चल रही है। और आज बिहार विधानसभा में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्षी विधायकों ने पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए सब कुछ जाए भाड़ में, अपना कुर्सी के जुगाड़ में, और बहस के बीच ही नीतीश सदन छोड़कर बाहर चले गए। तो क्या कुछ हुआ आज बिहार विधानसभा में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र काफी जबरदस्त दिखाई दे रहा है। सदन में प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। बिहार के अलग अलग जिलों में होली के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों और एएसआई की जान लेने की घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी विधायकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये मंगलराज है, मंगलराज में ये नहीं होता था। सदन में भी विपक्षी दलों के विधायकों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बिहार में बढ़ते अपराधों के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद स्पीकर के आदेश पर मार्शलों ने विपक्षी विधायकों के हाथ से पोस्टर छीन लिए। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि प्रदेश में जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या स्थिति है। कानून का राज खत्म हो गया है। विपक्ष के आक्रामक तेवरों और सदन में लगातार हो रही नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन से बाहर निकल गए, लेकिन ये बहस नहीं रुकी। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर एनसीआरबी के डेटा का हवाला देते हुए कहा, सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं नीतीश जी के राज में। और एक हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आया एनसीआरबी का। अगर एनसीआरबी का डेटा के मुताबिक आप देखिएगा तो 20 सालों में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री भी हैं, गृह मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास है। इन 20 सालों में नीतीश कुमार जी के राज में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 60,000 मर्डर हुआ है और 25,000 बलात्कार हुए हैं, यानी 25,000 रेप जो है वो हुआ है नीतीश जी के राज में। और सबसे ज्यादा पुलिस वालों की हत्याएं और पिटाई इन्हीं 20 सालों में सबसे ज्यादा बिहार में नीतीश जी के राज में हुआ है। नीतीश कुमार के लिए सब कुछ जाए भाड़ में, अपना कुर्सी के जुगाड़ में। विधानसभा में विपक्ष ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला बोला है, नीतीश सरकार की कमियां उजागर की हैं, उसे देखते हुए साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश के लिए आसान नहीं होने वाला। बिहार विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर टकराव देखने को मिल रहा है, तो टकराव की खबरें महाराष्ट्र से भी लगातार सामने आ रही हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के नाराज होने के संकेत मिलते रहते हैं। कांग्रेस की तरफ से तो अजीत और शिंदे को साथ आने का न्योता भी दिया गया है और अब एनसीपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिससे महायुति की सरकार संकट में घिरती दिख रही है। देखिए ये खबर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को लेकर उनकी पार्टी के नेता बाला साहेब मोहन राव पाटिल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है, प्रशासन पर उनकी अच्छी पकड़ है और वो जानते हैं कि राज्य का पूर्ण विकास कैसे किया जाए। आने वाले दिनों में अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में चुनाव के बाद अजीत पवार को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये हमारी राय है। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साथ आने का न्योता दिया था। पटोले ने कहा था कि बीजेपी शिवसेना और एनसीपी के साथ अच्छा सुलूक नहीं कर रही है। अगर शिंदे और अजीत पवार दबाव में है तो उन्हें हमारे साथ आकर सरकार बनानी चाहिए। पटोले के बयान पर भी शिंदे और अजीत पवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अब जिस तरह से एनसीपी के अंदर से अजीत पवार को सीएम बनाए जाने की बात शुरू हुई है, उससे बीजेपी के लिए चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक महायुति गठबंधन में सबसे ज्यादा नाराजगी की खबरें एकनाथ शिंदे को लेकर ही आ रही थी, क्योंकि सीएम पद से हटाए जाने के बाद से ही शिंदे खुश नहीं दिखाई दे रही हैं। देवेंद्र फडणवीस को भी मीडिया के सामने बार बार शिंदे को लेकर सफाई देनी पड़ रही है, लेकिन अब जिस तरह से एनसीपी ने भी सीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया है,
उससे मायावती सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी है तभी से ही सरकार के अंदर टकराव देखने को मिल रहा है, जिसने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तो मुश्किलें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी बढ़ सकती हैं। हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच लगातार टकराव जारी है और इस बीच स्टालिन सरकार ने बड़ा कदम उठाया। डीएमके सरकार ने राज्य के बजट से रुपए के सिंबल को हटाने का फैसला किया था और राज्य सरकार के इस फैसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया था, जिस पर सीएम एमके स्टालिन ने ही वित्त मंत्री पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा विवाद के बीच रुपए के सिंबल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर सीएम एमके स्टालिन ने पलटवार किया। स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रुपए के सिंबल की जगह तमिल सिंबल का उपयोग किया था। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तमिल का विरोध करने वाले इसे बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष करते हुए स्टालिन ने कहा, वे इस मामले पर जवाब दे सकती हैं, लेकिन तमिलनाडु की उसके हिस्से की राशि जारी करने की अर्जी पर नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने बजट का लोगो जारी किया था। हमने रुपए शब्द का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया था कि हम भाषा नीति के प्रति कितने दृढ़ हैं, लेकिन जो लोग तमिल को पसंद नहीं करते हैं उन्होंने इसे बड़ी खबर बना दिया। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुपए के सिंबल की जगह तमिल सिंबल करने को गलत बताया था। उन्होंने स्टालिन के फैसले को देश की एकता को कमजोर करने वाला बताया था। बता दें कि तमिलनाडु सरकार राज्य के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य तमिल, अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ाए, जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद चल रहा है। और अब इस बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने 13 मार्च को पेश किए गए राज्य के बजट से रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया, जिसे मोदी सरकार को बड़ी चुनौती माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी ने एक इंटरनेशनल पॉडकास्टर के साथ में पॉडकास्ट करते हुए गुजरात दंगों पर अपनी सफाई दी है और उन्होंने बताया कि गुजरात में पहली बार दंगे नहीं हुए थे, बल्कि 2002 के पहले 250 के करीब दंगे गुजरात में हो चुके थे, जिनमें से एक दंगा पूरे 6 महीने तक चला था जो 1969 में हुआ था। लेकिन ऐसा क्या था मोदी जी कि 6 महीने चलने वाला वो दंगा तो किसी को याद नहीं है, लेकिन 3 दिन चलने वाला वो दंगा जो आपके कार्यकाल में हुआ था वो सबको याद रहता है, जिसमें करीब 2000 लोगों की जानें गई थी और करीब 2500 लोग घायल हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।